अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। खुशामदीद कहेंगे आपके प्रोग्राम वेक अप पाकिस्तान में। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जुम्मा है, लिहाजा देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आज जुम्मे की नमाज में हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे चैनल के लिए बिलखुसूस जहाँ पर मुसलमान बसते हैं उनके लिए खूब सारी दुआएँ करें। जो लोग परेशान हैं उनकी रब्बुल इज़्ज़त परेशानियाँ दूर करे और आसानी के और खैर और आफ़ियत के मामलात रखे। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर। उन टॉपिक्स में आपको ब्रीफ करें कि हम बिज़नेस पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पर बात करेंगे, फिर कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को है, बिलखुसूस जो डिपार्टमेंटल्स हैं गवर्नमेंट के, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और इस वक्त क्या कुछ होने जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिज़नेस सेक्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। नाज़रीन, स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त अक्टूबर का जो महीना गुजरा है उसमें हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त रहा। KSE 100 इंडेक्स में हमने देखा कि कंपनीज़ ने खूब जमकर परफॉर्म किया और इंडेक्स में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि 7000 पॉइंट्स मार्केट बुलिंग ट्रेंड अबूर करते हुए आगे बढ़ा, यानी कि बुलिश ट्रेंड रहा और बहुत कम करेक्शन हमने मार्केट में देखा। और इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना आपने देखा होगा चाइनीज़ इन्वेस्टर की मरकज़ की निगाह बना हुआ था। इस्लामाबाद की अगर बात करें, सऊदी अरब की तरफ से भी बहुत डेवलपमेंट थे, कुछ MOUs पर साइन हुए थे, जिससे ये लग ये रहा था कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में कुछ बिज़नेस प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। उसके अलावा भी एक रैपिड एक्शन प्लान हमने बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से देखा, जो हमें खुश आइन नज़र आया। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट ने उसका इम्पैक्ट दिया, मज़बूत इम्पैक्ट दिया, और इसी वजह से आपकी मार्केट इस वक्त 90,000 और 91,000 के एक ब्रेकिंग रिकॉर्ड पर है। और आज ये देखना होगा कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो किस तरह से आगे परफॉर्म करता है और मार्केट कितने नंबर के साथ आज क्लोज होती है, फिर मंडे को मार्केट का आगाज़ क्या होता है। तो ये हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। वॉल्यूम्स की बात कर लें तो वॉल्यूम्स भी हमें बहुत बेहतर नज़र आए। पहले हम श्रिंक्स वॉल्यूम के साथ इंडेक्स को आगे जाते हुए देखते थे, लेकिन KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स हमको बहुत बेहतर नज़र आए। 3 से 4 सेक्टर्स की कंपनीज़ ने भरपूर परफॉर्म किया है। उनकी कंपनीज़ के अलावा ये भी बताएं आपको कि ईयर क्लोज़ हो रहा है तो डेफिनेटली जो डिविडेंड्स हैं, जो फंड्स हैं, उसके मामलात भी आगे जाएंगे। तो अक्टूबर में काफ़ी कुछ मार्केट अच्छी रही। अब देखना ये होगा नवंबर दिसंबर में स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन रहती है। मुझे लग ये रहा है, ये सरप्राइज़ जो ना हो जाए कि दिसंबर में ही हम 100 को आसपास टच कर लें, या जनवरी फेब में ही हमारे जो सेंचुरी वाला एक ख्वाब है कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो उसको अबूर कर लेगा। जब याद है 50,000 पर मार्केट ने अपने आप को टच किया था तो बहुत सेलिब्रेशन की गई थी, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि एक इंडेक्स आपका काफ़ी अच्छे से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और KSE 100 इंडेक्स ने बहुत कुछ भी देखा है। 2007 की मार्केट भी देखी है, 2008 की मार्केट भी देखी है, तो उसमें क्या कुछ हुआ। लेकिन हम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग की बात करते हैं। नाज़रीन, अब डॉलर की बात कर लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ करेंसी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और डॉलर ने अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ रखा हुआ है, लेकिन मामूली हम फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। ख़ासतौर पे US डॉलर की बात करें तो 277.85 पर बंद हुआ है, और अगर ओपन मार्केट और इंटर बैंक की बात करें तो 289 पर जो है डॉलर हमें देखता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, डॉलर के हवाले से मैं आपको ये अपडेट दूं नाज़रीन कि पूरा साल, ये इस वक्त साल क्लोज होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं गवर्नमेंट के ख़ास तौर पर उन इदारों को जो FVR की अगर बात करूं और जो फॉरेक्स एक्सचेंज वाले हैं, इन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की हैं। आपको याद होगा पिछला साल जो डॉलर था उसने किस तरीके से अपने आप को, एक हिजानी कैफियत थी, 300 के ऊपर भी हमने डॉलर को जाते हुए देखा। जब डॉलर इंक्रीज़ होता है तो हर जगह बेचैनी और अफरा तफरी फैल जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इन्फ्लेशन का। और आपको याद होगा कि पिछला साल किस तरह से गुजरा, उससे पिछला साल भी किस तरह से गुजरा, जो कि एक बहुत हॉरिबल था, ख़ास तौर पे डॉलर के नंबर्स को लेके। डेफिनेटली वंस अगेन आर्मी चीफ ने इसने काफ़ी काम किया, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ख़ुद, जिनका काम नहीं है, उन्होंने ख़ुद इस पे मीटिंग्स की हैं, गवर्नमेंट के साथ डायलॉग्स किए हैं और डॉलर को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए हैं। उसके बाद आप देखें कि इस वक्त आपकी मार्केट में एक जो बेहतर है वो उसकी क्या वजूहात हैं। डॉलर के हवाले से आपको बता दिया। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमें ज्वाइन किया मंसूर जिया ने। मंसूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। रोहिल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनिए। मंसूर, कहाँ गायब हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं, नज़र ही नहीं आते।
बस रोहिल, हम फील्ड के अंदर होते हैं, आपको मालूम है फील्ड रिपोर्टर हैं, तो जहां जहां हमें आवाम की आवाज हमें पहुंचानी होती है आपके जरिए, तो हम आवाम के पास जाते हैं, उनके मसाइल को हम कैच करते हैं और फिर आपके जरिए जो है चैनल के ऊपर एंकर्स के जरिए हम वो फैलाते हैं और लोगों को रहनुमाई फराहम करते हैं और हुकूमत तक जो उनकी आवाज पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप भी हमें जहमत नहीं दे रहे थे, तो आज आपने भी हमें टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मंसूर, ये बताएं आज आप स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गए हैं, तो बताएं स्टॉक मार्केट की सूरत हाल क्या है और क्या मोटिवेशन है वहाँ पर ब्रोकर्स की जो काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स, और जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को? आज मार्केट किस नंबर पे क्लोज होगी और वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल रोहिल, अगर स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है आए रोज उसके अंदर नए नए रिकॉर्ड जो है वो बन रहे हैं। तकरीबन 92,000 से ज्यादा के पॉइंट्स का हमने देखा कि पहली बार जो है तकरीबन इजाफा हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि एक खुशाइन बात है। और जितने भी माहिर माशियात हैं और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं इसको बहुत ही मजबूत देख रहे हैं। उनका कहना यही है कि मुल्क के अंदर जो माशी अशारी इस वक्त जारी है और जो कारोबार की सूरत हाल है और जो IMF की जाने से सबसे ज्यादा जो $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दी गई है, उसके बाद सऊदी अरब की जाने से और दीगर जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनकी जाने से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के ऐलानात किए गए, उसके हवाले से इन्वेस्टर काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे हैं और सरमायाकारी करने के लिए पुरुमीद हैं और काफी ज्यादा सरमायाकारी भी हो रही है। और आए दिन हम कभी कभार ही देखते हैं कि हल्की सी मंदी हमें नजर आती है, अप डाउन होता है, लेकिन फिर भी अभी स्टॉक की अगर ओवरऑल हम बात करें तो स्टॉक मार्केट जो है अभी ऊपर ही जा रही है। और आज भी अगर हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो जब आगाज हुआ था बिल्कुल आज आखिरी रोज कारोबारी हफ्ते के दौरान तो तकरीबन 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ था और इंडेक्स जो है 89,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर जो है वो ट्रेड कर रहा था, जबकि गुज़िश्ता रोज जो है वो 88,000 पर आ गया था। लेकिन हम अगर ओवरऑल बात करें तो इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते के अंदर भी हमने देखा है कि 90,000 भी क्रॉस कर चुका है इंडेक्स, तो ये काफी ज्यादा मजबूत आगाज जा रहा है। बल्कि स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट है उनका कहना यही है कि हो सकता है कि इस साल तक जो है ये 1 लाख की सतह तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि कारोबारी अशारिये हैं, जो माशी अशारिये हैं और जो मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेकाम जो देखा जा रहा है उसके बलबूते पे कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। तो ये पॉइंट्स का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से जारी और सारी भी रह सकता है। कभी कभार आपको ये देखने में मिलेगा कि डिक्रीज होगा इसके अंदर, जैसे पिछले दिनों में देखा कि 90-91,000 तक पहुंचा, फिर उसके बाद दोबारा 88,000 के ऊपर आ गया। तो ये कह रहे हैं ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है कि अगर ये डिक्रीज की तरफ आ रहा है, ये 88,000 की तरफ आ गया तो ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आगे जाके आप देख सकते हैं कि नवंबर का महीना आ रहा है, दिसंबर का आ रहा है, और जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से अब प्राइवेटाइजेशन की जा रही है इदारों की, तो ये कहा जा रहा है कि इससे भी जो है सरमायाकार काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे हैं और आगे जाके हो सकता है कि मजीद जो है 1 लाख तक की जो पॉइंट्स है उसमें भी इजाफा हो जाए। जी अच्छा मंसूर, ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, मामूली इजाफा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो कमी है 3-4 रुपये का ट्रेंड बरकरार रखा हुआ है 15 दिन के बाद का। तो अब आपकी अगर लोगों से बातचीत हुई होगी यकीनी तौर पर, क्योंकि आप ये बीट भी देख रहे हैं, तो बताइए कि जो लोग हैं वो पेट्रोल के हवाले से क्या राय दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं, महंगाई भी, स्टॉक एक्सचेंज भी और पेट्रोल प्राइसेस भी। तो एज़ फार एज कंसर्न पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ाए हैं, मामूली बढ़ाए हैं, इस पे लोगों की राय क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? और रोहिल, गुज़िश्ता रात तक तो ये लोगों को लग रहा था कि शायद जो है पेट्रोल की प्राइस हो सकता है कि आवाम जो है वो कम करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुल्क की सूरत हाल के ऊपर अगर हम बात करें तो जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, तो ऐसा उसको देख के लग रहा था कि हो सकता है कि शायद जो है प्राइसेस जो है वो शायद 2-3 रुपए बल्कि बढ़ने के बजाय कम हो, लेकिन 1 रुपये तकरीबन समझे कि पैसे कुछ जो है उन्होंने बढ़ा दिए, जिसकी वजह से पूरा जो तकरीबन डिपेंड करता है ना वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक आपका पेट्रोल और बिजली की कीमतों से ही सारे जो है तकरीबन ये तयन किया जाता है स्टॉक मार्केट का, और दीगर जो उतार चढ़ाव आता है सिर्फ इन 2 चीजों को मद्देनजर रखते हुए आता है। तो लोगों का बेसिकली कहना यही है कि ये जो 1 रुपए का इजाफा किया गया, तो लगता है कि अगर इसको 15 दिन के बाद अगर हुकूमत दोबारा इसके ऊपर कोई नजरसानी करे, आलमी मार्केट के अंदर कोई उतार चढ़ाव आता है, तो हो सकता है हुकूमत जो है दोबारा पेट्रोल के प्राइस कम करने की कोशिश करे, क्योंकि हुकूमत इस कोशिशों में लगी हुई है कि किसी भी तरह से आवाम को रिलीफ दे सके और पेट्रोल के प्राइसेस को मजीद जो है वो कुछ कम कर सके। तो अभी जैसे कि हालात ऐसे थे कि उन्होंने कहा है कि अभी 1 रुपया इसको बढ़ाया गया, तो उसको मुस्तहकम रखने के लिए बढ़ाया गया कि इसी प्राइस को अभी बरकरार रखें, लेकिन हो सकता है कि हुकूमत की ये कोशिश है कि 15 दिन के बाद दोबारा जो है वो कीमतों का तयन किया जा सकता है और दोबारा से ऐलान किया जा सकता है कि हुकूमत के कुछ प्राइस के अंदर रद्दोबदल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर ज़िया आपका, तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि इस वक्त लग ये रहा था कि पेट्रोल प्राइसेस जो है
वो कम होंगी, मामूली ही बढ़ी, लेकिन ये बढ़ने का इशारा अब ये है कि लोगों को ज़हनी तौर पर लोग ये कहते हैं कि उनको तैयार किया जा रहा है कि अगले 15 दिन के बाद आप तैयारी कर लें, थोड़े से पैसे और बढ़ाएंगे। लोगों ने टंकियां खाली कर ली थी बाइक की, गाड़ियों की, कि जाएंगे तो थोड़े बहुत पैसे बचा लेंगे। बस हमारे मुल्क में अब यही रह गया है कि किसी तरीके से बस सड़कें बन जाएँ तो खुशी हो जाती है, पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाएँ तो खुशी हो जाती है, बिजली के बिल कम आ जाएं तो सबसे बड़ी खुशी ये होती है। तो सेलिब्रेशन के नाम पर पाकिस्तान में यही कुछ रह गया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि कारोबार में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और कौन से ऐसे फोरम्स या प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से स्टार्टअप्स हैं, कौन से फोरम्स हैं, या किस तरीके से आप अपने बिज़नेस आइडिया को आगे लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास बिज़नेस थॉट है, बिज़नेस सोच रहे हैं, या कोई भी काम छोटा छोटा, हमेशा मैं कहता हूँ जी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, स्मॉल एंटरप्राइजेज़ की बात करें, छोटे कारोबार की बात करें, क्योंकि छोटा कारोबार ही आपका एक्सपीरियंस करते हुए आपको वो माइलस्टोन अचीव करते हुए एक बड़े नंबर्स तक लेके जाएगा। तो या तो आप अंबानी हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अंबानी बनने के लिए भी आपको छोटा कारोबार और अपनी सोच को वसी करना होगा और उस पर काम करना होगा। दूसरा जो फैक्टर आ जाता है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम बिज़नेस करें, या हर कोई इस हद तक चाहता है कि लोग अपनी जॉब्स रिज़ाइन कर देते हैं। उनके अंदर एक कारोबारी पैशन होता है, बिज़नेस का पैशन होता है कि हम जॉब के लिए नहीं बने, हमें कारोबार करना है, अपना काम करना है, अपने काम को आगे लेके चलना है। इस मॉडल के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, आइडिया को परसीव करके या कंसीव करके आगे कैसे लेके जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पूल क्या होगी, ये माहौल क्या होगा, इन तमाम तर इश्यूज़ पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर नुमान अली साहिब ने, ये डायरेक्टर हैं रोज़गार सहूलत प्रोग्राम के भी, और बेहतर माइंड रखते हैं और इसी कंसेप्ट के साथ के मार्केट में उतरे हैं कि हाउ टू इस्टेब्लिश द बिजनेस इन पाकिस्तान एंड हाउ टू प्रमोट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स इन द पाकिस्तान। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा फजल है। नुमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी सोच को सलाम करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे लोगों के लिए आसानियां करना, लोगों को इन्वेस्टमेंट देना, उनके कारोबार की बात करके उनके आइडिया को एक्सेप्ट करना और उसी के तहत उनको इजाज़त देना या उनके लिए आसानियां करना कि आप स्टार्ट करें। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। तो कैसा लगता है ये करते हुए आपको, और ये क्या सोच के आपके पास आइडिया आया और क्या विजन है आपकी कंपनी के, आपके फोरम का? रोहिल भाई, सोशल एक्टिविज़म तो पिछले कोई मेरे ख्याल में 17-18 साल से कर रहा हूँ और किए चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की आप देख रहे हैं आफात आती रहती हैं। 2005 का ज़लज़ला आपको याद होगा जी, ठीक है, 2009 में, 2010 में, 2011 में, उसके बाद अभी रिसेंटली 2 साल पहले जो हालात हुए। सोशल एक्टिविज़म करने के साथ जब इलाकों में जाकर काम करते हैं तो समझ आती है कि बहुत पाकिस्तानी कौम के अंदर बड़ी खैर मौजूद है। हालात पाकिस्तान के बहुत मुश्किल हैं, ठीक है, महंगाई का दौर भी है, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने देखा 2005 में कराची से कई हज़ार कंटेनर यहाँ से लोग सामान लेकर अपनी आवाम की मदद के लिए पहुँचे। कोरोना में आपने देखा महंगाई भी थी, गुर्बत भी थी, वसाइल की कमी भी थी, रास्ते भी बंद थे, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद इस कौम ने अपने पड़ोसियों को सपोर्ट किया। खैर मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ हौसले की ज़रूरत है। हौसले के साथ अगर खड़े हो लिया जाए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जैसी शायद दुनिया में कोई कौम पाई जाती हो। काम बहुत आसान सा है कि पहले हम लोगों की नीड पूरी करते थे, सोशल एक्टिविज़म करते थे, जहाँ कोई रिलीफ़ का काम होता था वो करते रहे। उसके बाद एक आइडिया है कि रिलीफ़ के साथ साथ हमें लोगों को खुद कफ़ील करने का काम भी ये सबसे प्यारी बात है सर, सबसे प्यारी बात। बिल्कुल ऐसा ही है, खुद कफ़ील करने का काम करना चाहिए। फिर उसमें भी ऐसा हुआ कि एक डोमेन है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या तो बिल्कुल ही पावर्टी बेस पर काम कर रहे हैं कि हम लोगों को कोई चीज़ दे दें और वो जाकर अपना खुद से काम करना शुरू कर दें। लेकिन उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कनेक्टिविटी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। किसी को एक काम आता है, अकाउंट्स नहीं आता, उसे मार्केटिंग नहीं आती, उसे ये कह लें कि अपनी डोमेन का मालूम नहीं है, वो चीज़ लेता है, ले जाकर काम करता है, 2-4 दिन काम करता है और उसके बाद
ये कह लें आफ्टर सेल सर्विस जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी मार्केट तब चलेगी जब आप आफ्टर सेल सर्विस देंगे। जो चंद चीज़ें मौजूद थी उसमें देखा कि कोई रहनुमाई करने वाला मौजूद नहीं है। किसी को डोनेशन तो दे दी जाती है, लेकिन उस डोनेशन के साथ उसका फीडबैक लेकर, उसके साथ कनेक्ट रहकर, उसे मुसलसल गाइडलाइंस देना और उसकी रहनुमाई करना, उसे एक कामयाब ये कह लें कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर लाना, इस पर अल्लाह के फजल से हमें अल्लाह ने तौफीक दी, काम करना शुरू किया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे नताइज हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक खातून हमारे पास आई, इसमें तीनों डोमेन्स हम ले रहे हैं। एक आम ये कह लें कि तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मौजूद है, उनके पास सलाहियत मौजूद है। एक वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल डोमेन में आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स ली हुई हैं उन्होंने। तीसरी ख़वातीन है हमारी, जो हमारी बहनें हैं, वो पढ़ी लिखी भी हैं, वो हाउस वाइफ्स भी हैं, घरों में रहने वाली भी हैं, उनके लिए भी हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा आम आवाम के लिए जो हमने काम शुरू किया, इसमें हमारे पास 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं। उसके साथ वो बंदा जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हमारे पास आता है, कहता है मैं पंक्चर की शॉप चला सकता हूँ, मुझे पंक्चर का काम आता है, मेरे पास औजार नहीं है। हम उसे कहते हैं फिजिबिलिटी बनाए, हमें बताए, हमारी टीम उसके साथ जाएगी, उसकी पूरी शॉप इस्टेब्लिश करेगी, उसके हैंड ओवर कर देगी और उसके साथ कनेक्ट रहेगी। उसकी जो ये कह लें कि इज़्ज़त नफ्स है ना, वो मजरू नहीं होने देंगे। आसान एक साथ पर उससे लेकर किसी दूसरे को कारोबार करवाएंगे, जहाँ सहूलत होगी इसकी रहनुमाई भी करेंगे। अभी तक हम इसमें हज़ारों लोगों को फैसिलिटेट कर चुके हैं और अल्लाह के फजल से इसमें सब्सिडी के साथ ये कह लेंगे ये चीज़ दी जाती हैं मार्केट रेट से। कैश पर आप लेने जाएंगे आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, हमारे ज़रिए लेंगे आपको चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी और आसान एक साथ पर भी मिलेंगी। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हमारी एक बहन है, बेवा खातून थी वो, हम उन्हें राशन वगैरह ये सारी चीज़ें देते रहे। जब ये हमने प्रोग्राम शुरू किया वो हमारे पास आई, उन्होंने कहा मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है, जबकि वो प्रोग्राम हमारे प्रोजेक्ट में लिस्टेड नहीं था। तो ब्यूटी पार्लर की हमने उन्हें शॉप बना कर दी, वो एक खातून को हमने काम करवा कर दिया था। 3 से 4 हफ्ते में अल्लाह के फजल से अब उनके पास 5 ख़वातीन मौजूद हैं, जो वो एक खातून के साथ 5 ख़वातीन को मज़ीद रोज़गार भी मिल गया। इसी तरीके से हमारे पास ये कह लें कि जो सिलाई सेंटर्स हैं ये काम किए जा रहे हैं फ्रीलांसर्स के। अभी हमने पिछले दिनों 56,000 नौजवानों को फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ करवाएं। कैनवा मौजूद है, वीडियो एडिटिंग मौजूद है, दीगर चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। इसके साथ ट्रेनिंग करने वाले लोग तो मौजूद हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद 50,000 का लैपटॉप नहीं ले सकते। वो बच्चा जो बड़ी मुश्किल से, जिसके वालिद साहब 30,000, 40,000, 50,000 तक कमाते हैं, वो 50,000 कमाने वाला बंदा भी आज मैं समझता हूँ कि 2 टाइम की रोटी खाना भी उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो 20,000 घर का किराया देगा, 5-7 हज़ार फ्यूल के लगाएगा, 20-25 हज़ार में उसने बच्चे भी पालने हैं और बच्चे पढ़ाने भी हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। नुमान साहब, ये चीज़ें जो आप सारी बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी इस चीज़ की कि आप एम्पावरमेंट की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। सर, आप मेरी इस बात को कितना अग्री और डिसअग्री करेंगे? लोगों ने लंगर खाने खोल दिए हैं और लोगों को उस तरफ लगा दिया है। मैं लंगर खानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, काम वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे में आपको पता है लोगों की आदतें ख़राब होने में टाइम नहीं लगता और लोग काम चोरी से, क्योंकि जब आप लोगों को रोटी का हसूल बड़ा आसान कर देंगे और एक इंसान जो नशा करता है, जो कारोबार नहीं कर सकता, जो नौकरी नहीं कर सकता, वो ये कहेगा कि मुझे 3 वक्त का खाना यहाँ से मिल रहा है तो मैं नौकरी क्यों करूँ, मैं एफ़र्ट्स क्यों करूँ। और गदागरी की जितनी मजम्मत हमारे इस्लाम में माशरे में की गई है वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आती। इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए इस्लामी शरिया के एतबार से और जो आजकल पाकिस्तान में एक माहौल चल पड़ा है लंगर खानों का और बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं, वो काम भी अच्छा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों को एम्पावर करने के बजाय आपने कौम को इस काम पर लगा दिया है? और रमज़ान जैसे शुरू होते हैं एक लगता है कि लोगों की दुकानें खुल गई हैं मार्केटिंग के हवाले से। दूसरा, आदतें इतनी ख़राब कर दी है आपने अपनी आवाम की कि यहाँ से जब लोग माइग्रेट होके जाते हैं, सऊदी अरब में भीख मांग रहे हैं, दुबई में भीख मांग रहे हैं। अभी ये रिसेंट स्टोरीज़ हैं, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा सर? इस पे कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? देखें रोहेल भाई, गदागरी तो इंडस्ट्री है पूरी, कोई इनफरादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो जाकर अपना किसी से सवाल करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना, इसे तो ख़त्म होना चाहिए। इसके पीछे पूरा माफिया है। वो माफिया सऊदीया में भी मौजूद होगा, दुबई में भी होगा,
पिछले दिनों दुबई ने हमें बैन भी किया इसी वजह से। शर्मनाक बात है काफ़ी सर। बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। आप कराची में भी देख लें, आप किसी रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना नहीं खा सकते। आप जितने का खाना नहीं खा रहे उतने लोग आपके पास आ जाते हैं, और आप चूँकि बुनियादी तौर पर हम इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं, कोई आकर हमसे अल्लाह के नाम पर मांगता है तो हमें भी फील होता है कि यार मैं मना नहीं करूं। लेकिन इस इंडस्ट्री को, हुकूमत को चाहिए कि ये जो गदागरी की इंडस्ट्री बनी हुई है, ये शायद एक कारोबारी से ज़्यादा माल बनाती है, जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये सिर्फ कारोबार नहीं, फ़कीर नहीं, ये पूरे माशरे को मैं समझता हूँ कि बर्बाद करने का एक चैनल चल पड़ा है जिसे ख़त्म होना चाहिए। रोयल भाई, मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि कोई भी डोमेन आप करेंगे ना, किसी भी मैंने देखा है कि मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, कोई भी बंदा अगर ट्रेनिंग करवा रहा है, कोई इकोसिस्टम हमारे पास नहीं है। बेसिक लेवल की ट्रेनिंग हो जाएगी, बताया जाएगा कि 50,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग करवा दी है। उस ट्रेनिंग के अंदर अगर मैं कहूँ कोई इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाए, वो नहीं मिलेगा। बड़ा ही तल्ख तजुर्बा है कि जब हमने ट्रेनिंग करवाई, ट्रेनिंग करवाने के बाद हमें पता चला वो बंदा जो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आ रहा है, 248 रुपये लीटर आज पेट्रोल है। आज भी आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 1 रुपये दोबारा बढ़ा दिया गया है, और ये 15 दिन बाद 2 रुपये कम करके एहसान किया जाएगा कौम के ऊपर। वो अगर गुलशन हदीद से शारा फैसल आता है ट्रेनिंग के लिए, 500 रुपये वो फ्यूल के भरता है, मतलब कि 1 महीने की ट्रेनिंग है तो 15,000 रुपये उसे भरने होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और 15,000 रुपये तो उसके वालिद साहब के पास 50,000 के बाद बचते 22,000 रुपये हैं, वो 15,000 रुपये खर्च नहीं कर सकता। तो हमने कोशिश की थी कि कराची में टाउन की सतह पर, पूरे पाकिस्तान में ये काम किया गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवाई गई। उसके बाद रोज़गार सहूलत प्रोग्राम के ज़रिए वो लोग जो हमसे फैसिलिटेट हो रहे हैं, जो हमसे सलाहियत हासिल कर रहे हैं, उन्हीं को हम काम करने के लिए लैपटॉप फ्राहम करें। और अगला जो मरहला है हमारा, वो कोशिश है कि इंशाल्लाह जहां ट्रेनिंग करवा दी गई है, इक्विपमेंट फ्राहम कर दिया गया है, अब इंक्यूबेशन सेंटर्स में दोबारा से माहिरीन के ज़ेरे निगरानी उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी क्या बात है नुमान भाई, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, सोसाइटी को में अच्छी कंट्रीब्यूशन है। क्या पैगाम है, आप लोगों को क्या देंगे, यूथ को क्या देंगे, हुकूमत को क्या कहेंगे, आखिरी पैगाम आपका? यूथ के लिए तो एक ही पैगाम है कि मायूस होने की बजाय उम्मीद के साथ काम करना चाहिए, और सलाहियत जिसके पास होगी वो कभी भी ज़ाया होने वाला नहीं है। आप सोचने की बजाय, ये कह लें कि फजूलियात को डिस्कस करने की बजाय, किसी भी माइक्रो नीच को पकड़कर फोकस करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोले हुए हैं। छोटे छोटे से काम, छोटे छोटे ये कह लें कारोबार, छोटी सी चीज़ से शुरू करके आप एक बहुत बड़े कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। हुकूमत से भी बस यही बात है कि यूथ के लिए जहाँ काम किया जा रहा है, जो ऐलानात किए जा रहे हैं, जो स्कीम्स दी जा रही हैं, जो बजट फ्राहम किए जा रहे हैं, बस आपसे कहते हैं कि अल्लाह के लिए इनको एग्जीक्यूट भी करें और इन्हें अमली सूरत पर लेकर भी। ये सबसे खूबसूरत बात है कि उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नुमान साहब, बेहद शुक्रिया आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला, और आपने बहुत अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन किए कि हम यूथ एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं और बिज़नेस ग्रोथ को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि जो बिज़नेस की एम्पावरमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे बेहतर हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, कि स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है, और ख़बरें अच्छी भी हैं, मस्बत भी हैं, कुछ मनफी भी हैं, तो स्पोर्ट्स पर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, और अब स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें भी हैं, बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं, और बहुत कुछ हमने प्लान किया है, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ताबिश मीर ने। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी निगाह है इनकी स्पोर्ट्स के मामलात पर। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जज़ाकल्लाह जनाब रोहिल इंतखाब साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का, चैनल 5 की इंतज़ामिया का, और काफ़ी शानदार अंदाज से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान भर में आपका चैनल ना सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकायदा इसकी जो कवरेज है वो काफ़ी शानदार हो रही है। वो आपके नुमाइंदगान भी हर जगह दिखते हैं, और ये बड़ी खुशाइन खबर है। एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे नए साफ़ी हज़रात भाई हम उन्हें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप काफ़ी शानदार अंदाज से लफ्ज़ कुशाई करते, प्रोग्राम करते हैं, और आप लोगों के दिल जीत रहे हैं।
बहुत शुक्रिया ताबिश, आज बस यही बातें आपकी मेरे दिमाग में सवार रहेंगी, मेरा दिन आपने बड़ा अच्छा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है सबकी एफ़र्ट्स हैं, सारे रिपोर्टर्स ख़ास तौर पे जो फील्ड में जाते हैं उनकी एफ़र्ट्स है, और तमाम तर लोगों की, ये कोई एक आदमी का तो क्रेडिट नहीं है, और एक यूनिट, एक टीम, एक फैमिली की तरह, एक फर्टर्निटी की तरह सब काम करें। लेकिन आपका बेहद शुक्रिया। ताबिश, स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का पहला मैच आज 1 नवंबर को मुत्तहदा अरब अमारात से होगा। किस तरह से इस मैच को आप देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, आप देखें काफ़ी जो है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में चीज़ें ऐसी हुई जिसके हवाले से ये बातें की जा रही थी कि आया क्या चीज़ें आगे होने जा रही हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलना है, आपकी एक टीम जो है इस वक्त हांगकांग में मौजूद है और वहाँ जो है सुपर सिक्सेस होने जा रहे हैं। फिर आपने ये जो खबर दी, तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रूम करने के लिए जो बड़े इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि काम हो। इस वक्त हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वो कराची तशरीफ़ लाए थे और उनके हमरा पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान भी मौजूद थे और कुछ ऐसी बातें हुई जो इंतहाई बड़ी अहम थी। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने अपने 5 माह के अरसे के अंदर अब तक कई कोचेस तब्दील कर दिए। आपने सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीलियां की, लेकिन इसके बाद जाके काफ़ी तवील अरसे के बाद जो उन्होंने कार्ड अपनी छाती से लगाए हुए थे और वो कार्ड में से एक कार्ड आकिब जावेद था जो चल गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है। आपने मिसबाह उल हक को एहसान मानी साहब के टाइम में लाया, उन्होंने उस वक्त के बैनुल अक़वामी कोच को जो है साइड लाइन किया और वो हेड कोच बन गए। फिर इसके बाद आप हफीज़ को लाए, तो हफीज़ ने उस वक्त मिक्की आखिर को साइड लाइन किया, वो हेड कोच बन गए। और अब आकिब जावेद साहब आए तो अब गैरी क्रिस्टन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात आए। आप क्यों अपने को रुसवाई का सबब बनाते हैं बैनुल अक़वामी कोचेस को लाकर? आप उनसे काम तो ले नहीं सकते, आप उनके साथ सही माहदे कर नहीं सकते हैं और इसके बाद जब आपको आपके पाकिस्तानी कोचेस आपकी कंडीशंस में जिताते हैं, आपकी कंडीशन में फ़ायदा दिलाते हैं, तो फिर आप जो है वही कोचेस के पीछे चलते हैं। तो बेहतर ये था, मुसलसल मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कई ऐसे मोतबर नाम हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान का जो बिगाड़ है क्रिकेट के अंदर उसको सुधार सकते हैं। अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि वो कराची भी आए तो वो साथियों से मशवरे ले रहे थे कि क्या करना चाहिए। मुझे हैरत इस बात की है, जब आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं तो आपको ज़रूरत तो नहीं है किसी मशवरों की। इसका मतलब जो लोगों ने आपको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया, क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पर आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बन के आए। जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आइन कहता है, जो पीसीबी का आइन है, उसके मुताबिक बताया जाता है कि जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी एक जो है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के जरिए जो है सेलेक्ट होकर आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा दिया, तो मतलब आइन की खिलाफ वर्जी हुई, आइन शिकनी हुई है। दूसरा ये कि जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने तो इसके बाद उन्हें क्यों इतनी जरूरत पड़ रही है कि कभी वो साफियों के पास जा रहे हैं, कभी वो 35 साबिक खिलाड़ियों को बुला रहे हैं, कभी वो सीनियर खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, मेंटोर्स से मिल रहे हैं। जनाब, अगर आप में कुछ ऐसा था, आपने सुर्खाब के पर लगे हुए थे, तो ही तो आपको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया, तो ही तो आपको दीगर वजारतें दी गई। लेकिन अब आपकी जरूरत है, आपकी काबिलियत। आप मुझे बताएं रोहिल इंतखाब साहब, आप जानते हैं रिचर्ड थॉमसन कौन है? आप जानते हैं पोर्ल कौन है? आप जानते हैं कि रॉजर बिर्नी कौन है? ये दीगर ममालिक के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स हैं। कभी इन्हें आपने देखा है दुनिया के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब मसरूफियात होने के बाद भी हर चैनल पर दिखाई देते हैं आपको, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के साथ आपको दिखाई देते हैं। वो शख्स बीच में ही होता है, लेकिन उसके ताबिश, आगे पीछे नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्कॉट में फ़खर ज़मान को शामिल ना करने की वजूहात बता दी है। तो आप सबसे पहले तो मुझे इस पे अपना तज्ज़िया दें, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है फ़खर ज़मान के हवाले से, वो बेहतर है या नहीं है? दूसरा नुक्ता ये है कि भाई उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा कि कौमी सिलेक्शन कमेटी जो बनाई गई है उसको मुकम्मल इख्तियारात हैं तमाम तर फैसलों के। दो बातें हैं फ़खर ज़मान के हवाले से कि उसको शामिल ना किए जाने की एक्सप्लेनेशन, और जो कमेटी बनाई है सिलेक्शन कमेटी, इसको इख्तियारात या एम्पावर करने की उन्होंने बात की। क्या कहेंगे इस पर आप? रोहिल इंतखाब साहब, शेर से आज शुरू हो जाता हूँ मैं। निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहां,
पर चली है रस्म कि कोई भी सर उठाकर ना चले। तो फ़खर ज़मान साहब के साथ तो यही सीन हुआ है और वो उन्होंने हिम्मत की, जुर्रत की, उन्होंने पहले भी बोला, जो कनेक्शन कैंप हुआ उस मीटिंग में भी वो बोल पड़े, फट पड़े कि आया जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं खिलाड़ियों के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो अफ़सरान हैं, उनको तो खुली छूट दी हुई है और जो खिलाड़ी जो अपने हक की बात करते हैं, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आप ख़त्म कर दें, उनको दीवार से भी लगा दें और फिर ये रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अब तो ज़राए ये खबर दे रहे कि जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस होने उस वक्त फ़खर ज़मान टीम का हिस्सा होंगे, वो उस वक्त फिट भी हो जाएंगे, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब एक आपको जो है बाकायदा उसको सजा देनी थी और आपने जो है एक परमानेंट सजा तो नहीं देना चाह रहे थे लेकिन टेम्पररी सजा दे दी। दूसरा ये जो आपने कहा कि सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, तो सिलेक्शन कमेटी का मुझे ऐसा लगता नहीं उसके अंदर इतना पोटेंशियल है सिवाय एक शख्स के। आपने आकिब जावेद साहब को ही सारे पावर्स दे दिए तो आप धरल्ले से इस बात का ऐलान कर दें कि आकिब जावेद इज आ चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जब साथियों ने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा था ये बात ना करें, बाकी लोग भी हैं, बिलाल अफजल क्योंकि वो निगरां सेटअप का मेरे साथ हिस्सा थे, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, उनकी इनपुट कहाँ रहेगी। फिर ऐसा वो जो हसन चीमा आपने रखे हैं एनालिस्ट के तौर पर, वो जो तमाम अदाद शुमार के तहत टीम बनाते हैं, मतलब इस तरह के लोग रखे हुए, मैं तो हैरान हूँ कि क्यों लोगों की इतनी भारी तादाद में भर्ती की गई है। अलीम दार का क्या इनपुट होगा, मुझे तो आज तक अलीम दार का इनपुट समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या बाहैसियत सेलेक्टर उनका क्या इनपुट होगा, वो किस खिलाड़ी के लिए उंगली उठा रहे होंगे, किसके लिए उंगली बिठा रहे होंगे। तो ये सारे भी तो सवाल है ना। फिर असद शफीक ने इतने टाइम में क्या करके दिखाया, उनके साथ जो पूरी टीम थी वो तब्दील हो गई, एक एक करके वो सारे लोग चले गए, अब असद शफीक मौजूद हैं। तो असद शफीक ने ऐसे कौन से बड़े बड़े नाम लिए हैं कि वो मौजूद हैं। तो ये सारी वो बड़ी बातें हैं जिन पर हमें डिबेट करनी चाहिए। परफेक्ट। अच्छा, मोहम्मद रिजवान का बताएं, बतौर कप्तान उन्हें जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, वो पुरअज़्म भी है पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जी मुझे कभी शौक़ नहीं था मैं कप्तानी करूं, लेकिन ठीक है ज़िम्मेदारी मिल गई है, अब इसको निभाऊंगा, टीम को यूनिटी के साथ और यकजहती के साथ आगे लेके जाऊंगा। मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान कैसे देख रहे हैं आप? उन्होंने एक और बात भी की थी, उन्होंने कहा था कौम दुआएं करे, हम कोशिश करेंगे जीतने की। तो भाई कोशिश की वजह से तो हम फंसे हुए थे पिछले काफी सालों से। तो कौम तो वैसे ही दुआएं करती है, लेकिन मैदान में आपको परफॉर्म करना होता है, आपको काम लेना होता है। उन्होंने कहा मैं जो कप्तान हूँ वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए और टॉस करने के लिए हूँ, बाकी सारे मेरी टीम के खिलाड़ी कप्तान है। तो ये तो चीज़ हम नहीं चाह रहे थे ना कि सारे कप्तान होते हैं, यही तो मसला था कि इसके बाद आपकी जो कोशिश थी वो रंग ले आई। रिजवान बाकायदा उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसके अंदर 3 बड़े खिलाड़ी थे जिनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, फिर वो ग्रुप टूटा, उसमें फूट पड़ी, तो इसके बाद रिजवान पिंडी टेस्ट की मिसाल सामने आपके ताबिश, वो लग नहीं रहा था कि हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। बिल्कुल, आप बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई, आयरलैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप से पहले आप खेले, फिर यूएसए ने जिस तरह आपको शिकस्त दी, हिंदुस्तान ने जिस तरह आपको हराया, ये सारी बातें वो कड़ियां हैं, ये वो बातें हैं जिनकी वजह से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी कंपनी को सोचना पड़ा, मजबूर हो गए कि ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि खिलाड़ियों में इस तरह से रंजिशें पैदा हो गई हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बड़ी खूबसूरती सी शायरी है, रंजिशें ही सही। तो वो बस रंजिशें ही सही थी, लेकिन वो जब रंजिशें आगे बढ़ी तो फिर आपको रिजवान को कप्तान बनाना पड़ा। अब जरा ये बता रहे हैं कि रिजवान को लेकर खिलाड़ी बहुत खुश हैं, इसलिए खुश है क्योंकि अब नए खिलाड़ियों को आपने इनपुट कराया है, काफ़ी ऐसी चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा नहीं है रिजवान के लिए पीस ऑफ केक होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर खेलना। लेकिन पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार ये बता दें कि पाकिस्तान वो वाहिद तीसरी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जो जीतने का तसलसल है उसको कायम रखी हुई है। लेकिन रिजवान के लिए बात इतनी आसान होगी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके आप अपने नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे, वहाँ ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दें। फिर एक और नुक्ता यहाँ ये बहुत कीमती है कि भाईजान आपने समझना होगा इस बात को कि आप जो मुसलसल तब्दीलियां कर रहे हैं इससे कभी पाकिस्तान क्रिकेट नहीं सुधरेगी। आपने एक बार तब्दीली कर दी, आप अब इसको रहने दें। आप अगर ले आए हैं किसी हेड कोच को तो आप रहने दें। और हेड कोच के वाले से हम नाम सुन रहे हैं, मुसलसल सकलैन मुश्ताक का नाम आ रहा है। सकलैन मुश्ताक ने ऐसा किया क्या है जो उनका नाम आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बाहैसियत मेंटोर जब वो बने तो उन्होंने कहा कि शादाब जो है उनको
कप्तान होना चाहिए। फिर अब वो शादाब से मुताल्लिक बात भी कर रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिला दिया। तो शादाब जब टीम में नहीं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बात का उनको मिल रहा है? तो ये सारी चीजें चल रही हैं। मतलब यहाँ आप रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये किसी की घर की टीम थोड़ी है कि रोहिल नजीर चाहे या रोहिल इंतखाब चाहे कि किसी की टीम खेलनी है तो खेल जाए, या ताबिश मीर चाहे कौन सा लड़का खेलना है तो खेल जाए, ऐसा थोड़ी होगा। ये तो बाकायदा सिलेक्शन की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर खिलाड़ियां खेलने चाहिए। तो यहाँ तो इंसाफ वाले लोग आने चाहिए। और ताबिश, आपकी टॉस भी बातों से लग ये रहा है कि एक आर्टिकल भी था पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि कहा कि जी अगर मैं उसको अंग्रेज़ी में था, उर्दू में बताऊं तो काली ज़रब लगा दी गई है इस वक्त क्रिकेट के, और मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करना है। और आप समझते हैं इस कदगन, ये इस काली ज़रब की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्योंकि एक बड़ा नुकसान देख रहे हैं क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि क्रिकेट स्टेबल होगी तो आगे मामला बेहतर जाएंगे। आगे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, यही अंदरूनी मसाइल रहेंगे, यही इश्यूज रहेंगे जो कि सॉर्टेड नहीं नज़र आ रहे। फिर खिलाड़ियों में आपस में उससे नहीं बनती, अंदर धड़ाबंदी हम देखते हैं, ग्रुप्स देख रहे हैं हम, एक टीम के अंदर भी 2-2 3-3 ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ये कैसे कौम के लिए खेलेंगे, कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? एक बड़ी खूबसूरत बात कहते थे मोहसिन हसन खान साहब, जब कभी उनसे गुफ्तगू आपकी भी होगी वो आपको ही बताएंगे, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विथ पाकिस्तान। हमारे यहाँ तो जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान से खेला है, तो पाकिस्तान से जो जो खेल रहा है तो फिर अल्लाह ऐसे चीज़ें भी दिखाता है कि आपको बाकायदा उसका जो है अजाला भी करना पड़ता है। तो जिन जिन ने पाकिस्तान के साथ खेला वो अपने उस बुरे वक्त का इंतज़ार करें। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनका ना सिर्फ खिलाड़ियों से मसला, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान है ना, उनसे भी उनकी बड़ी नाराजगियां हैं। उस्मान वाला साहब, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो खिलाड़ियों का एनओसी जारी करने का मामला वो देखते हैं, वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर मुसलसल, आपने देखा होगा हाल ही में बाब रियाज भी उनसे मुतालिक बोल पड़े और वो ट्वीट कर रहे हैं। उनका क्या लेना देना, वो ट्वीट क्यों कर रहे हैं? उससे बेहतर है कि वो इस्तीफा दे दें अगर वो समझते नहीं कि उन्होंने काम संजीदगी के साथ किया है। फिर यहाँ सलमान नसीर साहब, अरसे से मैं देख रहा हूँ 4 चैंपियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बदल गए। मोहसिन नकवी साहब जो है उनको वो अब मशवरे दे रहे हैं, उससे पहले जिन जिन को उन्होंने मशवरे दिए वो सब घर पे बैठे हैं अपने। तो ये जो लोग हैं इनका भी तो सफाया होना चाहिए ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो अफसरान मौजूद है उनका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी पर कौन बात करेगा? ये बड़ा अहम नुकता तो ये है। खिलाड़ी अगर बोलते हैं तो उनको तो इबरत का निशान बनाया जाता है, जैसे फखर जमान को बनाया गया। तो ये तो इंतहाई ज्यादा अलार्मिंग है। हमारे खिलाड़ी हमारा फखर है, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं। आप और हम भी जिस तरह पाकिस्तान की रहनुमाई कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाके, मुख्तलिफ जगहों पर जाके, हम जिस तरह एम्बेसडर्स हैं, ये खिलाड़ी भी हमारे एम्बेसडर्स हैं। और हमें चाहिए कि हम इन खिलाड़ियों के पीछे खड़े हों, बनिस्बत उन अफसरान के पीछे खड़े हों जो उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिवालिया करने की जो है चाहत लेकर दिल में रखे हुए हैं। तो हमें नहीं चाहिए कि जो है ये जो सारा अलार्मिंग कंडीशंस हो रही हैं, जिस तरीके से ये आवे का आवा बिगड़ा जा रहा है, इसकी बेहतरी के लिए हमें रोहिल काम करना होगा। और रोहिल बिल्कुल इंतखाब साहब, समझता हूँ कि बिल्कुल क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना होगा। बेहद शुक्रिया ताबिश मीर साहब आपके वक्त का, और आप एक बेहतर जामे और पोटेंशियल तज़िया दे रहे थे अपनी सोच, अपनी क्रिकेट के हवाले से कि कैसे हम कौमी टीम को और खिलाड़ियों को बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तो हमने की है क्रिकेट की बात, खेलों की बात। अब ज़रा चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के कुछ महकमे हैं जिनको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे अगर बात करें महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के हवाले से, तो पासपोर्ट के बैकलॉग जैसे मसाइल सामने हैं। पहले नॉर्मल पासपोर्ट आपको 10 से 15 दिन में मिल जाता था, अर्जेंट आपको 1 हफ़्ते में मिल जाता था, और मोस्ट अर्जेंट आपको 4 वर्किंग डेज़ में मिल जाता था। ये सिचुएशन थी बहुत माजी की। अब बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत हाल। नॉर्मल पासपोर्ट का असूल 3 से 6 माह के दौरान ये का हो गया है। अर्जेंट अगर मांगेंगे तो वो महीना और 1.5 महीना लग सकता है, और मोस्ट अर्जेंट आपका 20 से 25 दिन है। ये बैकलॉग्स हैं। लेकिन इसमें खुश आइन चीज़ ये है जो गवर्नमेंट ने प्लान किया और जो महकमे ने प्लान किया है, वो ये कि नई प्रिंटिंग मज़ीद मशीनें जो होती हैं, जो प्रिंटिंग मशीनें होती हैं पासपोर्ट को प्रिंट करने वाली, वो मंगवा ली हैं। सरकार ने सोचा कि एक डेफिनेटली एक चैलेंज है, और कतारें लगी होती हैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर, और लोग एक हिजानी कैफियत में हैं और कि कब मिलेगा। फिर प्लस आपका जो ओवरसी वाला चंक है वो भी पासपोर्ट रिक्वायर्ड कर रहा होता है। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स तो लिए हैं, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो ऑनलाइन भी वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर लेते हैं। ये भी बताएं कि महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने मई में पासपोर्ट के बैकलॉग जैसे मसाइल से छुटकारा पाने के लिए पासपोर्ट प्रिंट करने वाली नई मज़ीद मशीनें
मंगवाने का फैसला किया था। ये मई में किया था और महकमे ने इस सिलसिले में रेगुलेशन वजारत दाखिला को इरसाल कर दी थी कि रिक्वेस्ट किया था कि ये हमें प्रिंटिंग मशीन्स चाहिए हैं। पासपोर्ट हुकाम का कहना था कि नई मशीनें बैरून मुल्क से मंगवाई जाएंगी जो कि 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट प्रिंट करने की सलाहियत रखती हैं। किसी हद तक हम इस मसाइल पर काबू पा सकते हैं। ये भी बताएं कि आपको कि नई मशीन्स में 6 डेस्कटॉप और 2 ई पासपोर्ट मशीनें भी शामिल होंगी क्योंकि पासपोर्ट की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 1 साल से पासपोर्ट का इजरा ताख़ीर का शिकार है, ये पहले भी आपको अपडेट किया। और एक अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन के 8 लाख पासपोर्ट ज़ेरे इल्तिवा हैं। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है, लेकिन नंबर्स इससे कई ज़्यादा हैं क्योंकि डेफिनेटली ये रिपोर्ट जब शाया हुई उसके बाद भी नंबर्स बढ़ गए होंगे और अब हम आपको ये डिलीवर कर रहे हैं खबर, तो आज के भी नंबर्स कुछ आ रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है कि इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। एक नई मुतादिद मशीन्स मंगानी पड़ेंगी, अपने ऑफिस बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इस वक्त आप देखें कि ऑफिस का भी मामला है कि वो बहुत महदूद हैं, फिर सेंट्रलाइज ऑफिस हैं, वहाँ लोगों को आने जाने की परेशानी है। मैं हमेशा हेड्स ऑफ करूँगा, हर जगह पर करूँगा। नादरा की मिसाल लाजमी दूंगा। चौधरी निसार साहब ने नादरा में आकर बहुत बेहतर काम किया था। हमारा नादरा पूरा जो है सिस्टमेटिक हुआ था। अभी भी नादरा के कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन किसी हद तक डाटा सिक्योरिटी और नादरा के जो मामलात हैं वो चौधरी निसार साहब ने अपने दौर में किए थे। ख़ुद वजारत दाखिला उनके पास थी और उन्होंने इस पर बेहतर काम किया था। तो ये सिचुएशन है, आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के चैलेंजेस हैं। बाकी दूसरी एक और ख़बर है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान आने वाले फ़नकारों ने दुख और गम की दास्तान सुना दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कल्चर फेस्टिवल्स की भी बात भी की थी और पूरी दुनिया ने जो है पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट भी किया था। कराची आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी आबोताब से जारी है और ये भी आपको बताएं कि फ़ेस्टिवल में फ़लस्तीनी फ़नकारों ने भी हिस्सा लिया है और फ़लस्तीनी फ़नकारों ने जो हिस्सा लिया है, जिस तरह से वो चीज़ों को लिख रहे हैं, ड्रामा बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप यकीन जाने नाज़रीन आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे। उसका एक एक स्क्रिप्ट, एक एक कंटेंट अपनी मिसाल आपके हिसाब से कि इस वक्त जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो अल्लाह ना करे कि किसी भी मुल्क को देखना पड़े। इस्राएली फ़ौज हर हफ्ते हमला करती है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा होता है और इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान हम जैसा मुल्क, गरीब मुल्क, लाचार बेबस मुल्क सिर्फ मजम्मत कर सकता है, बाइकआउट कर सकता है। जुर्रत और हिम्मत तो अल्लाह पाक ने उन ममालिक को दिए जिन ममालिक ने अपने आप को खुद मुख्तार बनाया है। उन ममालिक ने दुनिया को छोड़ दिया, अपना नुकसान उठाया, अपने लीडर्स का नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन इस्लाम की बका और सलामती और ख़ुद मुख्तारी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज़्ज़त नफ्स। जब जिस कौम में इज़्ज़त नफ्स पैदा हो जाती है ना, तो वो हर चीज़ की सलाहियत रखता है। और कुछ तो है इस्लाम में, कुछ तो है हमारे तमाम तर इस्लामिक ममालिक में जो अल्लाह की तरफ से एक पावर दी गई है। अगर इसको जांच लेंगे ना, आप यकीन करें हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। और सूद जैसी लानत का ख़ात्मा सबसे ज़रूरी है, चाहे किसी महकमे से हो, किसी इदारे से हो, अंदरूनी इदारे से हो या बैनुल अक़वामी इदारे से हो। जब तक इस्लामी ममालिक में ये सूद का निज़ाम नाफिज रहेगा, आपके कोई मामलात बेहतर नहीं चलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे उलमाओं का फतवा है, ये उन्होंने जारी किया हुआ है। और आज जुम्मा भी है, तो आपको पता है कि जुम्मे वाले दिन हम लोग थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा हो जाते हैं, इस्लाम से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। हमें करना भी चाहिए। बहरहाल दुआओं की दरख्वास्त है, कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत। मंडे को आपसे मुलाकात होगी और दुआ गो है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।